हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का और एक सेट लेके आए हैं जो 13/1/2021 का एनालिसिस करवाएंगे, जो ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस करवाया जा रहा है। अगर इस सेशन का बात करते हैं तो इसमें 40 प्रश्न देखने को मिलता है जो जीए का पार्ट होता है, और इसी तरीक़ा से एनटीपीसी में मैथ का भी सेशन आता है। मैथ का भी यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ का बात करिएगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज पहला प्रश्न में देखिएगा। पहला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया, और जिसके नाम पर ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर इसे जीटी रोड कर दिया गया था। इसको जीटी रोड नाम रखा गया था। बोला कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक के शाही सड़क का निर्माण करवाया था, और जिसके नाम से ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया गया। तो ये जीटी रोड किसने लाया था? तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। और बात करेंगे हम 1939 में, और एक युद्ध हुआ था 1940 में। 1940 और 1939 में शेरशाह सूरी, और बात करेगा हुमायूं के साथ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध हुआ था। 1939 में चौसा का युद्ध हुआ, 1939 में चौसा का युद्ध हुआ, और 1940 में कनौज का युद्ध हुआ था। 1940 में कनौज का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और इसने दिया था E बराबर mc स्क्वायर दिया था। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से प्रकाश एक क्या है? तो कण है। तो कण को साबित कब किया था? तो प्रकाश एक कण को साबित किया था 1905 में। 1905 में प्रकाश एक कण है, और इसको साबित किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से। और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो नोबेल दिया गया था 1921 में। 1921 में इनको नोबेल दिया गया था। तो याद रखेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े हुए E बराबर mc स्क्वायर, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से प्रकाश एक कण है, इसको सत्यापित किए थे कब? तो 1905 में। और इन्हीं के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। 1921 में इनको नोबेल दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर बात करिएगा जॉन डाल्टन के बारे में, तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य के बारे में कौन बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला था। थॉमस एल्वा एडिसन है जो बल्ब की खोज किया था। बल्ब की खोज किसने किया था? तो बल्ब की खोज किया था थॉमस एल्वा एडिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन किया गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जिन्हें शून्य मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, और जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ का आकृति बनी हुई है। बोला भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील पत्थर देखा जा सकता है, और जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त
एक स्तंभ की आकृति बनी थी और कहाँ देखने को मिला था, तो नागपुर में देखने को मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT एंड टी बेल लेबोरेटरीज में वर्जनेस स्ट्रॉप बजरे द्वारा दशक के प्रारंभ किया गया था। बोला प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT एंड टी बेल लेबोरेटरीज में वर्जने स्ट्रॉप द्वारा दशक में किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था, 1980 में किया गया था। अगर कंप्यूटर का बात करिएगा तो कंप्यूटर की खोज किसने, जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट याद रखेगा, इनपुट में अगर बात करेगा तो इनपुट में कौन कौन सा आता है, तो कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के बाद याद रखेगा स्कैनर के बाद याद रखेगा माउस हो गया, ये हो गया इनपुट में। अगर आउटपुट का बात करते हैं कि आउटपुट में कौन कौन सा है, तो आउटपुट में याद रखेगा मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर याद रखेगा। मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जाता है आउटपुट में, और इनपुट में कीबोर्ड, स्कैनर और माउस है जो इनपुट में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। अगर हम बात करेंगे कब किया था, तो 11 मई 1998 में, 11 मई 1998 में किया था। अगर बात करेगा कि इसका कोड नेम क्या था, कोड नेम का अगर बात करेगा तो कोड नेम हुआ था ऑपरेशन शक्ति, नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नाम है, ऑपरेशन शक्ति कोड नाम हो गया। कब हुआ था, तो 11 मई 1998 में हुआ था, और कोड नेम हो गया ऑपरेशन शक्ति। कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। अगर बात करिएगा पहला भी हुआ था पोखरण में ही, पहला भी कहाँ हुआ था, तो पोखरण में ही हुआ था। और पहला पोखरण में हुआ था कब, तो 1974 में, 1974 में हुआ था। अगर पहला का याद रखिएगा कि 18 मई 1974 का हुआ था पहला, और पहला का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा था। तो पहला का कोड नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा का क्या नाम था, तो ऑपरेशन शक्ति था। और ये कब हुआ था, तो 18 मई 1974 को हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था पहला, और दूसरा हुआ था 11 मई 1998 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और क्या कहलाता है। बोला वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और क्या कहलाता है। तो पूरा प्रकाश जो अवरुद्ध होता है उसको हम कहते हैं प्रछाया कहते हैं। जो पूरे प्रकाश क्या हो जाता है, तो अवरुद्ध हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी का बात करते हैं तो किनकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर इसका हाइट का बात करेगा तो हाइट इसका 182 मीटर है, 182 मीटर है। तो हाइट 182 मीटर है, दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, और गुजरात के कहाँ, तो केवड़िया। तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, हाइट 182 मीटर है, दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है। और किनका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर बात करिएगा तो बारदोली सत्याग्रह
से जुड़े हुए कौन सा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी बारदोली सत्याग्रह, बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि मिला था, महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि मिला था, सरदार की उपाधि मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो गुजरात में। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि थियोफ्रेस्टस निम्न में से किसका जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को किनका जनक कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं जंतु विज्ञान का, तो जंतु विज्ञान के जनक को हम अरस्तु कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक क्या कहलाता है, अरस्तु है। भौतिक विज्ञान का कोई जनक ना है, ऐसे न्यूटन भी याद रखिएगा, न्यूटन के बाद गैलीलियो भी याद रखिएगा, इसका कोई भी एक सटीक इनका जनक नहीं है। रसायन विज्ञान का अगर जनक का बात करेगा तो रसायन विज्ञान का कौन सा है, तो एंटोनी लवोजियर है। एंटोनी लवोजियर याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो एंटोनी लवोजियर हो गया। वंशवृत्ति विज्ञान का कौन सा है, तो थियोफ्रेस्टस हो गया। और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है, तो 6 जनसंख्या वाले जो देश हो गया वो कहाँ स्थित है, तो 6 वो कहाँ पड़ता है, तो एशिया में पड़ता है। अगर जनसंख्या का अगर बात करेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत है जो नंबर 1 पर है, भारत नंबर 1 पर है, तो भारत नंबर 1 पर है। और इसके बाद किसको पीछे छोड़ा है, तो चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो दूसरे नंबर पर चाइना हो गया और पहले नंबर पर कौन सा हो गया, तो भारत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि नीति आयोग का गठन 2015 का भारतीय योजना आयोग के समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो अगर नीति आयोग का अगर बात करेगा तो नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। और 1 जनवरी 2015 को किसकी जगह लिया था, तो योजना आयोग की जगह लिया था। योजना आयोग की जगह कौन आया था, तो नीति आयोग आया था। कब, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह लिया था कौन, तो नीति आयोग। अगर इसका अध्यक्ष का बात करेगा तो इसका अध्यक्ष होते हैं कौन, तो पीएम। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं पीएम। अगर योजना आयोग का अगर बात करेगा कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और इसी का जगह कौन लिया, नीति आयोग लिया। कब, तो 1 जनवरी 2015 को जगह लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे। भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे, तो असम राज्य से संबंधित थे। अगर भारत रत्न का अगर बात करते हैं तो भारत रत्न का जो स्टार्ट हुआ था प्रथम बार 1954 में प्रथम बार स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था। अगर बात करेगा कि उस समय किनको मिला था, तो उस समय सीवी रमन थे। सीवी रमन के बाद याद रखेगा सीवी रमन हो गया। आगे याद रखेगा सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो गए, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को 1954 में प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। 1955 से मरणोपरांत भी स्टार्ट हुआ। मरणोपरांत कब स्टार्ट हुआ, मरणोपरांत कब से स्टार्ट हुआ था, तो मरणोपरांत को भी भारत रत्न देने लगे कब से, तो 1955 से। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूपेन हजारिका कहाँ से जुड़े हुए, तो असम से जुड़े हुए हैं। भारत रत्न पहली बार कब दिया गया, तो 1954 से शुरुआत है, उस समय सीवी रमन को मिला था। फिर याद रखेगा सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और अगर बात करेगा कि बताइए कि खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, सचिन तेंदुलकर। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ रुपया शेयर पूंजी के साथ शुरू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल और किस ईस्वी में 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया गया था। अगर बात करेगा कि इसका अधिनियम कब आया था, तो अधिनियम का अगर बात करेगा तो अधिनियम आया था 1934 में। अधिनियम कब आया था? तो अगर बात करेगा अधिनियम का, देख लेते हैं अधिनियम। तो अधिनियम आया था 1934 में। अगर बात करेगा स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अगर बात करेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और किस अधिनियम में? तो 1934 में एक अधिनियम आया था। अगर बात करेगा कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था RBI का, अगर गवर्नर का बात करेगा तो वो थे CD देशमुख थे। लेकिन अगर बात करेगा कि बताइए पहला गवर्नर कौन था, पहला O अस्वर्ण स्मिथ थे। तो O अस्वर्ण स्मिथ पहला गवर्नर थे। भारतीय पूछेगा तो CD देशमुख थे। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। और गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 का गठन हुआ था, और एक अधिनियम आया था 1934 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का एक अंग नहीं है राज्य विधानसभाएं। दोस्त बता देते हैं, जो भी मेरा कंटिन्यू सेशन अगर देखे होंगे तो हम संसद के बारे में जो भी जिक्र किए हैं, तो देखिए अगले शिफ्ट में जरूर प्रश्न पूछा गया है। तो अगर बात करिएगा कि संसद का अंग का बात करिएगा, तो संसद के अंग में, माफ करिएगा 1 सेकंड, अगर संसद का अंग का बात करते हैं कि संसद का अंग में, तो अंग होते हैं 3। अंग कितने होते हैं? तो अंग होते हैं 3, जिसमें राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा हो गए और लोकसभा हो गए। तो अंग 3 हो गए। कौन कौन? तो प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा हो गए और राज्यसभा हो गए। अगर बात करते हैं संसद का कि संसद का सदन कितने होते हैं, तो सदन भी याद रखेगा 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर लोकसभा का आर्टिकल का अगर बात करेगा तो लोकसभा का आर्टिकल याद रखेगा अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का आर्टिकल होता है 80 में। अगर बात करेगा कि संसद का आर्टिकल कितना है, तो संसद का अनुच्छेद है 79 में जिक्र हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो संसद का अंग नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि 1798 में निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना जो कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? 1798 में निम्न में से कौन एक गवर्नर जनरल बना जो कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का स्थापना किया था या निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में एक विशाल महल का स्थापना करवाया था। कौन? तो लॉर्ड वेलेजली से जुड़े पॉइंट सहायक संधि किसने लाया था? तो सहायक संधि लाया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि याद रखेगा कि लॉर्ड वेलेजली। अगर कॉर्नवालिस का बात करेगा तो कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सर्विस को जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। और अस्थाई बंदोबस्त, अगर बात करेगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? अस्थाई बंदोबस्त भी किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लाया था। सहायक संधि कौन लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली। और कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है। बायोगैस है जो एक उत्कृष्ट ईंधन है। 1 सेकंड, अगर हम बात करते हैं
बायोगैस जो है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मौजूद होती है। तो 75% कौन होता है? तो मीथेन होता है। 75% का अगर बात करेगा कि 75% क्या होता है? तो मीथेन होता है। अगर ऑक्सीजन का बात करेगा तो वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है? तो 21% है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है किसको? तो हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का अगर ईंधन का अगर बात करिएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो याद रखिएगा इसका समस्थानिक कितने हैं? तो 3 समस्थानिक है। एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है और एक ट्राइटियम है। तो 3 याद रखिएगा, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, जो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है और बायोगैस एक उत्कृष्ट जो ईंधन है उसमें 75% क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी से स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अकबर से जुड़े पॉइंट अगर बात करिएगा कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। 1562 में। तो 1562 में किसने किया था? तो 1562 में किया था अकबर ने। अगर बात करेगा कि तीर्थ यात्रा का समाप्त किसने किया था? तीर्थ यात्रा का समाप्त जो किया था वो किया था कौन? तो अकबर ने किया था। ये कब किया था? तो 1563 में किया था। तो तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था 1563 में अकबर के द्वारा। दास प्रथा को अंत किया था 1562 में अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण भी किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अगर बाबर का अगर बात करेगा तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। वो किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ पैलेसेज कहा जाता है। तो किसको? तो कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर इरविन का बात करेगा तो महात्मा गांधी के साथ हुआ इरविन समझौता। और इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी के बीच इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो मूलभूत सिद्धांत पदार्थ से रिलेटेड दिया था जॉन डोल्टन ने पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत दिया था। और जॉन डोल्टन ने ही बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य के बारे में किसने बताया था? तो जॉन डोल्टन ने बताया था। मेंडल का बात करेगा तो अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक का जनक कहा जाता है मेंडल को। अनुवांशिक का जनक कहा जाता है मेंडल को। लुवोइयर का बात करेगा तो रसायन शास्त्र का जनक है। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो लुवोइयर, एंटोनी लुवोइयर हो गया। अनुवांशिक का जनक मेंडल हो गया। और जॉन डोल्टन ने इस पर मूलभूत सिद्धांत दिया था। पदार्थ की पहली बार मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डोल्टन ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था गंगा ग्राम परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा।
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बोला है कि बताइए कि किस वर्ष लोकसभा और विधानसभा की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था 1988 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि 1988 में जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दिया गया था। और किनका, तो लोकसभा और विधानसभा का। लोकसभा का अगर बात करिएगा तो लोकसभा की कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल, और 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, तो 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। कार्यकाल हो गया कितना, तो 5 साल। और आर्टिकल का अगर बात करेगा तो आर्टिकल कितना है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1988। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। बोला कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किया गया था कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई जो प्रथम अध्यक्ष थे किसको, तो इसरो का पूछेगा कि इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। अगर इसरो का गठन का बात करेगा तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर का अगर बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में होता है। और वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा कि बताइए कि प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है जो वर्तमान में अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। तो प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। इसरो का गठन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान शहर। इसे 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो किनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो जीन गॉटमैन के द्वारा बनाया गया था। जीन गॉटमैन के द्वारा महान शहर का लोकप्रिय बनाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का देखिएगा, कहा गया है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। बोला है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो अंतिम रूप रखा था कौन, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कब, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण मांग किए थे पूर्ण स्वराज का। अगर बात करेगा कि आधी रात रावी नदी के तट पर 12 बजे झंडा फहराए थे और वहीं पूर्ण स्वराज की मांग रखे थे। तो कौन अध्यक्ष कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कर रहे थे। और कब, तो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी में देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी से जुड़े पॉइंट, जो चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 में किए थे। अगर बात करेगा चंपारण के बाद फिर अहमदाबाद मिल भी आंदोलन किए थे। अहमदाबाद मिल वो कब किए थे, तो 1918 में किए थे। अगर इनसे जुड़े पॉइंट अगर बात करेगा कि कांग्रेस का एक बार जिसे अध्यक्षता कब किए थे, तो कांग्रेस का एक बार अध्यक्षता कब किए थे, तो 1924 में किए थे। कहाँ, तो बेलगांव में किए थे। तो एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे, तो 1924 में। और कहाँ किए थे, तो बेलगांव में किए थे। महात्मा गांधी से अगर बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाए थे कौन, तो महात्मा गांधी। फिर बात करेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भी भाग लिए थे, 1931 में। और बात करेगा कि इरविन समझौता किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। कब, तो 1931 में ही हुआ था, 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी में अगर सुभाष चंद्र बोस का बात करिएगा तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कब? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। तो देखिएगा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया जाता है। बोला है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और कितना अंक होता है? तो 12 अंक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना की का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो के.एन. राज थे। के.एन. राज थे जो युवा अर्थशास्त्री थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किए थे। अगर बात करेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 51 से 56 तक चला था। 51 से 56 तक चला था। और इसका जो किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बात करिएगा तो द्वितीय पंचवर्षीय 1956 से 61 के बीच चला था। और एक किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसी में बात करेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो कृषि पर जोर दिया गया था। कृषि पर जोर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। उद्योग पर जोर दिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। फोटोवोल्टाइक प्रभाव है जो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। अगर प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इसी के माध्यम से प्रकाश एक कण है जिसका साबित किया था। और कब साबित किया था? तो 1905 में साबित किया था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए ही इनको नोबेल कब दिया गया था? तो नोबेल दिया गया था 1921 में। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नोबेल दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आइंस्टीन से ही जुड़ा हुआ है सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन से जुड़ा हुआ है। और इसी ने दिया था E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय के सटीक ढंग से दर्शाता है? तो भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से GMT 5.5 घंटा आगे दर्शाता है। अगर बात करेगा भारतीय मानक समय कहाँ कहाँ से होकर, किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो गुजरता है यूपी, बात करेगा एमपी के बाद छत्तीसगढ़ छत्तीस के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ हो गया। अगर बात करिएगा यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से मानक समय रेखाएं जाती है। और इसको किससे दर्शाते थे? GMT 5.5 घंटा। GMT 5.5 घंटा दर्शाते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। और इसी ने लाया था हड़प नीति। हड़प नीति किसने लाया था? तो हड़प नीति लाए थे यही ने। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाए थे। और पहली बार रेल किसने चलाए थे? पहली बार अगर रेल का बात करेगा तो 1853 में यही ने चलाए थे। और कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच चलाए थे। मुंबई से थाने के बीच कितना? तो 34 किलोमीटर चलाए थे। 34 किलोमीटर चलाए थे, हड़प नीति लाए थे। और इसी ने कहा था कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर यही बात करते हैं कर्जन के बारे में, तो बंगाल विभाजन किससे जुड़ा हुआ है? बंगाल विभाजन का अगर बात करेगा तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड वेलेजली का अगर बात करेगा तो सहायक संधि अगर सहायक संधि बोलेगा कि बताइए सहायक संधि किसने लाया था? तो सहायक संधि लाया था लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय हो गया। फिर बात करिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा में पड़ता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा में पड़ता है। अगर न्यूयॉर्क का बात करिएगा तो न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर किसका पड़ता है, तो पूछेगा कि UN का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर यूनिसेफ का बोलेगा कि बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर बात करिएगा कि यूनेस्को का कहाँ पड़ता है, तो पेरिस में हेडक्वार्टर पड़ता है किसका, तो यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो पेरिस में पड़ता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस हो गया, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया। अगर बात करेगा जिनेवा में किसका किसका है, तो WHO, और याद रखेगा WTO और ILO इतना का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा में। अगर बात करेगा WHO का गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगर 1930 का अगर बात करेगा तो 1930 में गोलमेज का प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही चला था। कौन सा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था 1930 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो गया। बात करेगा कि बताइए कि अस्थायी मेंबर कितना है, तो अस्थाई मेंबर कितना है, तो 5 अस्थाई मेंबर है। अगर अस्थाई का बात करेगा कि अस्थाई मेंबर कितना है, तो 10 अस्थाई मेंबर है। और जिसका कार्यकाल कितना होता है, तो 2 साल का कार्यकाल होता है। अगर अंग का बात करेगा कि कितने इसमें अंग हैं, तो अंग कितने हैं, तो 6 अंग है। अगर बात करेगा कि भाषा कितने हैं, तो भाषा कितने हैं, तो 6 भाषा है। अगर बात करेगा स्थायी सदस्य में कौन कौन है, तो स्थायी सदस्य में UK, US, रसिया और एक लास्ट है फ्रांस। तो ये 5 गो सदस्य है जिनके पास वीटो पावर है। तो 5 अस्थायी सदस्य हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्त बता देते हैं कि इस शिफ्ट में 84 तक ही प्रश्न था, 84 तक प्रश्न था। इसके आगे आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जुड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आज का सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।